आभा गुगुल जो है वो यहाँ पर महाराष्ट्र में बहुत ही ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला एक ऐसा गुगुल कल्प है जिसको जब शत शीर्ण हो जाता है या उरस शत हो जाता है या फिर कहीं पर भी भग्न हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसको जल्दी से जोड़ने के लिए आभा गुगुल का प्रयोग किया जाता है। तो आभा गुगुल जो है ना, ये बहुत ही प्रसिद्ध दवाई है महाराष्ट्र में। जो कहीं पर भी उरस शत हो गया या फिर भग्न हो गया, तो उसको जहाँ पर भी भग्न हो गया है तो उसको जल्दी से जल्दी जोड़ना जरूरी होता है। तो उसके लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो आभा गुगुल के बारे में मैं पहले उसके कंटेंट्स बताऊंगा, फिर उसका बाद में उसका कैसे यूज करना चाहिए, कितना मात्रा में यूज करना चाहिए, फिर उसका अलग अलग अवस्थाओं में आभा गुगुल का प्रयोग कैसे करें और कहाँ करें और कब करें, और उसका प्रयोग करने से क्या क्या फायदा होता है, वह सब जानना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। तो आभा गुगुल के बारे में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो इसमें कंटेंट्स क्या क्या है। ऐसे अगर हम लोग देखते हैं आभा गुगुल के बारे में, तो जितने अपने संहिता ग्रंथ हैं, मतलब चरक सुश्रुत वाग्भट, उसमें इसकी कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन जो चरक संहिता के टीकाकार हैं, जो चक्रपाणि दत्त जी हैं, उन्होंने एक अलग से बुक लिखा है जिसका नाम है चक्रदत्त। वह काय चिकित्सा की बहुत ही प्रसिद्ध मतलब पुस्तक है, जिसको यहाँ महाराष्ट्र में और साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो चक्रदत्त की पुस्तक में इसका अभी भी तक यह डाला हुआ है, इनको सम प्रमाण में ले लेना है और उसमें शुद्ध गुग्गुल जो है वह डाल लेना है, और काश लेना है और छाया में रख कर सुरक्षित रख लेना है। तीन तीन रत्ती की गोलियां, इतना बड़ा गोली बना के रख देना है। तो इसमें ना हम लोग पहले यह देखेंगे कि फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि बबूल की छाल है, त्रिकटु है, त्रिफला है, और उसके बाद में शुद्ध गुग्गुल सभी समान मात्रा में डालकर मिक्स कर लेना है और गुग्गुल के साथ उसको घोटना है। फिर घी डाल के उसका गोली बना देना है, तीन तीन रत्ती की गोलियां बना देना है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, एक तो इसका अनुपान जानना बहुत जरूरी है। तो दो दो गोली सुबह शाम गर्म पानी के या दूध के साथ अगर इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। फिर इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है कि जैसे कि कहीं पर भी फिसल गए, फिसलने के बाद चोट लग गई, हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया, मसल्स में अगर कहीं पर भी टेयर हो गया, या फिर जैसे लिगामेंटल टेयर हो जाता है, या फिर जॉइंट्स में टेयर हो जाता है, या चोट लग जाती है, उरशत हो जाता है, या पेड़ के नीचे गिर जाने की वजह से, पहाड़ से, या कोई बाइक से गिर गया, कोई कहीं ना कहीं से चोट लग गई है और हड्डियां टूट गई हैं, मांसपेशियां भी टूट गई हैं, तो उसमें भी हमें अगर इसका प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से छाती में अगर इंटरनल हिमरेज है, छाती में चोट लग गई है, तो उसमें भी आभा गूगल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। आप लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाइए, वहां पर आपको सर्जरी कराना है ऑर्थोपेडिक सर्जन के अंडर में, वो कराना ही है, लेकिन जल्दी से जल्दी वो जुड़ने के लिए, क्योंकि वो लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, और ज्यादातर तो पेन किलर ही दिया जाता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग, तो ये दिया जाता है। लेकिन जल्दी से जल्दी वह हील हो, इसके लिए आयुर्वेद की यह चिकित्सा मतलब ये मेडिसिन दे दिया जाए तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो यह क्या होता है कि दूषित खून अगर आमाशय में जमा हो गया, पूरा शत या शत क्षीण या कोई इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से, उसको भी ये ठीक कर देता है। और बबूल के गुणधर्म हम लोग देखेंगे, गुगुल के गुणधर्म हम लोग देखेंगे। तो यह ना जो भी उपद्रव होने वाले हैं शत की वजह से, चोट लग जाने की वजह से, या किसी ना किसी वजह से जो कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, उसको भी यह कवर करके ठीक कर देता है। तो यह भग्न संधान कारक है, पीड़ा नाशक उत्तम योग है, ऐसा चक्रदत्त में बताया गया है। अब हम लोग ना देखेंगे कि बबूल का क्या गुणधर्म है। पहले मैं ये बताता हूँ कि मैंने इसका प्रयोग बहुत जगह किया हुआ है, मतलब अपने प्रैक्टिस में भी मैंने आभा गुगुल का प्रयोग बहुत जगह किया है। तो इसमें ना नेचुरल कैल्शियम होता है, तो नेचुरल कैल्शियम होने की वजह से यह बहुत ज़्यादा उपयोगी पड़ता है और पेशेंट को ना जल्दी से जल्दी हील कर देता है। मेरे पास एक MBBS MD डॉक्टर आए थे, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू किया था तो उसके 2 साल ही हुए थे। तो एक
एमबीबीएस एमडी डॉक्टर रहते थे जिनका मतलब बाइक से जाते हुए एक्सीडेंट हो गया था और चोट लग गया था। तो वो मेरे पास आए, मतलब उनको, उनके रिलेटिव मेरे पास आते थे, तो उनको दिखाने के लिए मुझे उनके पास ले जाया गया। तो उनका ना हील ही नहीं हो पा रहा था, बार बार पस फॉर्मेशन हो रहा था, बार बार हील ही नहीं हो पा रहा था। 2 बार 3 बार ऑपरेशन हो गया था, मतलब ये जो टिबिया फेबुला होता है ना, उसमें फ्रैक्चर हो गया था, तो हील नहीं हो रहा था। तो मैंने उनको आभा गुग्गुल दिया, आभा गुग्गुल को दूध के साथ सुबह शाम लेने के लिए कहा। फिर वो मैंने देखा कि कम से कम ना 15-20 दिन के बाद ही उनको इतना अच्छा ताकत आ गया कि और वो भी आभा गुग्गुल अच्छा क्वालिटी का था। तो वह ना अपने बाइक से मेरे क्लिनिक में मिलने के लिए आए और मुझे थैंक्स बोले, और उन्होंने मुझे लिफाफे में पैसा डाल के गिफ्ट भी दिया। मतलब इतना अच्छा आभा गुग्गुल से मैंने फायदा देखा है। आप लोग भी अपना, ऐसे तो बहुत सारे पेशेंट का है, लेकिन ये मेरा अनुभव अभी भी दिमाग में है कि एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर को इतना अच्छा फायदा हुआ। तो इसका ये फायदा होता है। अब गूगल कल्पना है, तो गूगल के बारे में हम लोग अगर देखेंगे, तो गूगल जो रहता है वह लघु तीक्ष्ण स्निग्ध पिच्छल सूक्ष्म और सर रहता है, ये उसके गुणधर्म रहते हैं। फिर रस देखेंगे तो तिक्त कटु मधुर कषाय रसात्मक रहता है, विपाक कटु रहता है, वीर्य उष्ण रहता है। तो यह शोथर है, सबसे अच्छा एंटी इंफ्लेमेटरी अगर मेडिसिन है आयुर्वेद में तो वो गुग्गुल है। इसलिए बहुत सारे अपने गुग्गुल कल्प है, त्रिफला गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, अमृता गुग्गुल, फिर उसके बाद में पंचतिक्त घृत गुग्गुल, फिर बहुत सारे गुग्गुल जो हम लोग गुग्गुल कल्प में, क्योंकि यह वेदनाहर है, शोथग्न है, फिर उसके बाद में व्रण का शोधन करता है, व्रण का रोपण करता है, इतना अच्छा दवाई है। फिर जंतुघ्न है, कोई भी माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक अगर शरीर में हो रहा है तो ये जंतुओं को भी दूर कर देता है। फिर इसीलिए ना गूगल कल्पना का प्रयोग हम लोग संधिवात में करते हैं, फिर आम बात में करते हैं, गंडमाला में करते हैं, अपची में करते हैं, चर्म रोगों में, जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स है उसमें हम लोग गूगल का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में अगर ग्रंथिक सन्निपात की गांठिए, लिम्फोडेनोपैथी है, उसमें भी गूगल का प्रयोग करते हैं। फिर अगर बवासीर है उसमें भी इसका प्रयोग होता है। फिर व्रण पे धूपन करते हैं। फिर उसके बाद में दुर्गंधी नाशक भी है। घर का अगर कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा हो गए, अगर गूगल को आप लोग जला देंगे तो वह भी दूर कर देता है। फिर नाड़ी संस्थान में इसका काम क्या होता है, तो ये वात का शमन करता है, वेदना का स्थापन करता है, बल्य है, मतलब शरीर को बल प्रदान कर देता है। फिर वात वाहिनियों को बल प्रदान कर देता है। फिर नाड़ी शूल को ठीक करता है, संधिवात, आमवात, ग्रदसी, फिर पक्षाघात, वात रक्त, सभी पे इसका गामित्व रहता है, मतलब सभी व्याधियों को ये ठीक करता है। इसलिए आभा गूगल में ये गूगल डाला हुआ है तो बहुत अच्छा फायदा करता है। और गूगल जो है ना वो दीपन पाचन भी है, स्निग्ध पिच्छल होने की वजह से यह क्या करता है कि वायु का अनुलोमन भी अच्छे से करता है। मतलब अगर किसी को क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है और गूगल कल्पना आप लोग दे दीजिए तो ना उसका अच्छे से पेट भी साफ होने लगता है। और तीक्ष्ण और उष्ण है, इसलिए यकृत का उत्तेजना करता है। तो फिर यकृत की उत्तेजना होने से यकृत से पित्त अच्छे से निकलने लगेगा, तो आम का पचन कर देगा। फिर अर्शोग्न भी है, कृमिग्न भी है। फिर उसी तरह से यकृत के रोग, अर्श, कृमि, सभी रोगों में बहुत अच्छा काम करता है। रक्त व संस्थान में देखेंगे तो रक्त जो है आरबीसी बहुत अच्छा इससे प्रोडक्शन होता है। फिर श्वेत करण वर्धक, मतलब प्लेटलेट भी अच्छा कर देता है, डब्ल्यूबीसी भी अच्छा कर देता है, रक्त का प्रसादन करता है, मतलब अच्छा क्वालिटी का रक्त बना देता है। फिर उसी तरह से शोथ को दूर कर देता है, गंडमाला को दूर कर देता है। अगर कोरोनरी थ्रोम्बोसिस है, कोरोनरी आर्टरीज में थ्रोम्बोसिस है, उसको भी ये पूरी तरह से डिसॉल्व कर देता है। फिर पांडु रोग में भी बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। फिर सूज, कहीं पर भी स्वेलिंग है बॉडी में, कहीं पर भी व्रण शोथ है, व्रण है, उसको भी ये जल्दी से हील कर देता है। फिर उसी तरह से श्लीपद रोग, ग्रंथि रोग, इसमें भी बहुत अच्छा काम करता है। उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो श्वसन संस्थान में भी कफ का निसारक है। मतलब ओवरऑल यह गूगल है ना, यह शोथक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, फिर एनल्जेसिक है, आयुर्वेद का बहुत अच्छा एनल्जेसिक है, वेदना शामक द्रव्य है। फिर व्रण शोधन है, व्रण रोपण है, व्रण का शोधन करता है, कचरा वगैरह क्लेद वगैरह निकाल देता है और व्रण को जल्दी से जल्दी हील करता है। ग्रेनुलेशन टिश्यूज को जल्दी से जल्दी बनाने लगता है अगर इसका सेवन कर दिया जाए। इसीलिए ना गूगल की बहुत ज्यादा महत्व है। तो इसीलिए गूगल कल्पना इसमें डाली है, आभा गूगल में। उसके बाद में इसमें आभा गूगल में बबूल डाला हुआ है। तो पहले मैं गूगल का श्लोक पढ़ता हूं ताकि आप लोग को और समझ आए गूगल का महत्व। गूगल को क्योंकि इतना महत्वपूर्ण बताया कि गूगल की कल्पनाएं बहुत सारी हैं, बहुत सारे मेडिसिन है। तो कुमुदा पद्म इत्यपि हिरण्य पंचमो गेयो गुगुलो पंच जातयः भृंगा जना
भृंगाजन सवर्णस्तु महिषाक्ष इति स्मृतः, महानीलस्तु विज्ञेयः स्वरासमलक्षणः, कुमुदः कुमुदाभः स्यात् पद्मो माणिक्य सन्निभः, हिरण्याख्यस्तु हेमाभः पंचानां लिंगमीरितम्, महिषाक्षो महानीलो गजेन्द्राणां हितावभो, हयानं कुमुदः पद्मः स्वस्त्यारोग्य करो परो, विशेषण मनुष्याणां कनकः परिकीर्तितः, कदाचिन् महिषाक्षा मतः केचन चुन्नान्नमपि। अब इसके बाद में मेन गुणधर्म बता रहे हैं, अभी तक पर्याय नाम पढ़ा, उसके बाद में इसका मेन गुणधर्म बता रहे हैं। गुगला विशद स्तिक्तो वीर्योष्णो पित्तलः सरः, ये उष्ण वीर्यात्मक रहता है, विशद रहता है, तो ये क्या करता है कि सारा क्लेद को दूर कर देता है। पित्त थोड़ा सा ना पित्त को बढ़ाता है अगर ज्यादा मात्रा में ले लिया जाए। फिर सरह मतलब पेट को अच्छे से साफ करता है। फिर कषाय कटुका पाके कटु रुक्षो लघु परह, मतलब ये कटु कषाय कटु रस का रहता है, कटु विपाक का रहता है, और यह रुक्ष भी रहता है थोड़ा। अगर बहुत ज्यादा इसका प्रयोग किया जाए तो ये लेखन कार्य करता है। इसलिए मेदो और गुग्गुल में मेदो और गुग्गुल में गुग्गुल रहता है जो इसका लेखन करता है, मेद का लेखन करता है। तो यह लेखन कर्म के लिए भी रुक्ष होने की वजह से और लघु होने की वजह से भी यह लेखन कर्म में भी बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। फिर भग्न संधान कृत वृष्या, भग्न संधान कृत, आभा गुगुल का काम ही है कि भग्न का संधान करना, इसलिए गुगुल डाला हुआ है। फिर वृष्य शुक्र भी बढ़ाते हैं, सूक्ष्म स्वर्यो रसायन, फिर दीपना पिछलो बल्य कफवात व्रणापचि मेदो मिहाश्म वातांश क्लेद कुष्ठाम मारुताम, मेद को दूर करता है, प्रमेह रोग को भी ठीक करता है, वात को भी दूर करता है, क्लेद को, कुष्ठ को, यह सबको, वायु को पूरी तरह से ठीक कर देता है। फिर तिक्तत्व कफ जितते न गुगुलु सर्व दोषा, मतलब तिक्त रस से कफ को दूर कर देता है और सभी दोषों को ठीक करता है। स नवो बृहणो वृष्या पुराणस्त्वति लेखना, जो नया गुगुल है वो बृहण कार्य करता है, मतलब मांस धातु बढ़ाता है, और पुराना गुगुल है वो लेखन कार्य करता है। स्निग्ध कांचन संकाश पक्व शंभु फलोपमा, नूतनो गुगुलः प्रोक्त सुगंधर्यस्तु पिच्चिला, शुष्को दुर्गंधिश्चैव त्यक्त प्रकृति वर्णका, पुराणत स तु गेयो गुगुल वीर्य वर्जिता, अम्लं तीक्ष्णम अजीर्णम च वयाम श्रम आतपम, मध्यम रोषम तेजस सम्य गुणार्थी पुर सेवका, मतलब गुगुल कल्पना की जब हम सेवन कर रहे हैं तो हमें मद्य नहीं पीना है। यह आचार्य लोग बता रहे हैं कि शराब बिल्कुल भी नहीं पीना है। दूसरा वैवाह, अति वैवाह, शुक्र जल्दी ज्यादा नहीं निकालना है, अति वैवाह नहीं करना है, बहुत ज्यादा धूप में नहीं घूमना है, बहुत ज्यादा अति श्रम नहीं करना है, फिर अजीर्ण में इसका सेवन नहीं करना है, और क्रोध नहीं करना है। गूगल के लिए कुछ परहेज बताएं जो हम लोग कॉमन प्रैक्टिस में इसका प्रयोग नहीं बताते हैं, तो फिर अच्छा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वह नहीं मिलता है। तो आप लोग अपने पेशेंट को बताइए कि अति व्यवहार नहीं करना, बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं करना, बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करना, मद्य नहीं पीना, धूप में नहीं जाना, ये सब आप लोग अगर पेशेंट को बता दें जब भी कोई गूगल कल्पना देते हैं तभी आप लोगों को ज्यादा सफलता मिलेगी। इसी तरह से बबूल का देखते हैं। बबूल इसका मेन कंटेंस है आभा गूगल का। तो बबूल अगर देखेंगे तो भाप्रकाश निघंटु में ऐसा बताया है कि बबुला कफनुद्रा ग्राही कुष्ठ कृमि विषापह, मतलब ये कफ को दूर करता है, ग्राही कार्य करता है, और कुष्ठ और कृमि इसको दूर करता है। अब कृमि जो शब्द है उसको हम बैक्टीरिया वायरस भी देख सकते हैं, तो कृमि को दूर करता है, विष को दूर कर देता है। अगत द्रव्य है तो यह क्या करता है कि विष, अगर कोई भी संप्राप्ति हुई है जिसमें विष बन गया है कोई भी इन्फेक्शन की वजह से, उसको ये दूर कर देता है। उसी तरह से आयुर्वेद संग्रह नाम का जो पुस्तक है उसमें बताया है बबुलस्य तु निर्यासो ग्राही पित्ता निलापः, रक्तातिसार पित्तास्त्र में प्रदर नाशना, भग्न संधानरकः शीतः, भग्न संधारकः शीतः, मतलब ये फ्रैक्चर को कहाँ पर भी चोट हो गया, चोट लग गया, कहीं पर भी मतलब अभिघात हो गया, वैसी संप्राप्ति में इसका इफेक्ट बहुत अच्छा रहता है। भग्न संधान रका शीतः, भग्न संधान को करता है, मतलब भग्न अगर हो रहा है, भग्न की वजह से अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, मतलब फ्रैक्चर हो गया है या फिर टेयर हो गया है, तो उसको संधान करता है, जोड़ देता है। उसी तरह से शीतः शोणिस्तुति वारणः, अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको भी ये रोक देता है। मतलब जैसे क्लॉटिंग अगर अच्छे से नहीं हो रहा है, हिमरेज बहुत ज्यादा है, तो वहां पर भी यह रोक देगा और न संधान कर देगा, रक्त को रोक देगा। इसका प्रयोग है कि यह कफ पित्त शामक है, और इसका जो गोंद होता है, बबूल का गोंद होता है, वह वात पित्त शामक है। तो कहीं कहीं जो वैद्य लोग हैं आभा गूगल में गोंद डालते हैं, बबूल का गोंद डालते हैं, कुछ लोग छाल डालते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा करता है। और ये रुक गुरु है, रुक्ष है, कषाय गुण युक्त है।
और इसीलिए ना, और गोंद जो है वो कषाय और शीत वीर्यात्मक है, मधुर विपाकी है। तो कहीं कहीं जो गोंद का प्रयोग करते हैं वो भी सही है, कहीं कहीं छाल का प्रयोग करते हैं वो भी सही है। और ये जब दूध के साथ दिया जाता है तो जल्दी जल्दी कहीं पर भी संधान कर देता है, जल्दी जल्दी उसको ना हील कर देता है, जोड़ देता है सारे संधियों को। अब बाह्य उपयोग में अगर देखेंगे तो रक्त का शुद्धि करता है, व्रण का रोपण करता है, स्तंभन है, संकोचन करता है, तो रक्त स्त्राव में बहुत अच्छा काम करता है। फिर अग्निदग्ध के व्रण पे भी इसका बहुत अच्छा उपयोग रहता है। फिर गुद भ्रंश में भी अगर इसका काढ़ा बना दिया जाए, बबूल का काढ़ा बना के, और हमने ऐसे धारा गिराया जहां पर प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम है, तो यह बहुत अच्छा काम करता है। प्रोलैप्स जो है वो काफी हद तक ठीक हो जाता है। उसी तरह से मुख दंत मतलब डेंटल कोई भी प्रॉब्लम है उसमें भी इसका अगर गंडूश कर दिया जाए या कवल धारण किया जाए बबूल का, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसलिए बबूल के कोलगेट के बहुत सारे टूथपेस्ट जो आ रहे हैं कोलगेट के, उसमें बबूल डाला जाता है, मतलब क्योंकि वो दांतों के लिए अच्छा रहता है, गम्स के लिए अच्छा रहता है और संधान करता है, दांत मजबूत रहते हैं। इसलिए बबूल का बहुत सारे लोग, बहुत सारे कंपनीज भी, जो प्रॉक्टर एंड गैम्बल कंपनी है बैंगलोर में, वह तो बबूल के बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है जो टूथपेस्ट में डाल के और फिर इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अतिसार में बहुत अच्छा काम करता है, प्रवाहिका में अच्छा काम करता है, अर्श में काम करता है, कृमि रोगों में काम करता है, रक्त पित्त कास प्रमेह इन सब में इसका बहुत अच्छा काम रहता है, क्योंकि यह क्लेद को दूर कर देता है। अतिसार में ग्राही कार्य है तो इसलिए फिर, और अग्नि को प्रदीप्त कर देता है, तो इसलिए अतिसार में इसका प्रयोग है। प्रवाहिका में ये क्या होता है कि जो छिल गया है सिगमेंट कोलन में और बार बार प्रवाहन करना पड़ता है और म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है, और अग्नि मंद है तो ये अग्नि को भी बढ़ा देगा। और दूसरा क्या है कि वहां पे कषाय रस से जल्दी जल्दी हील कर देगा। यह कफ और पित्त का शामक है, और अर्श रोग में भी इसका फायदा होता है। उसी तरह से प्रमेह में क्लेद को दूर कर देगा, कास में, रक्त पित्त में जो भी संप्राप्ति है ना, कफ और पित्त इसके प्रकोपित होने से वह सारी संप्राप्ति को ठीक कर देता है। उतना डिटेल में हम लोग नहीं जाते हैं कि क्या क्या काम करता है। यह कफग्न है, और जो गोंद है वो वात पित्तग्न है, ऐसा बताया है। और यह रक्त का शोधन करता है, मतलब ब्लड को ये शुद्ध करता है, रक्त का स्तंभन करता है, रक्त पित्त को ठीक करता है, व्रण का रोपण करता है। और इसका ना उत्तर बस्ती भी देते हैं, तो रक्त प्रदर जैसी बीमारी है उसमें फायदा हो जाता है। एंडोमेट्रियल थिकनेस अगर इम्बैलेंस्ड है उसमें भी बहुत अच्छा काम कर देता है। मतलब इंटरनली पीने के लिए भी दीजिए काढ़ा, या फिर उसका बस्ती दे दीजिए, तो उससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। अगर गुद भ्रंश में इससे सिंचन किया जाए, मतलब गर्म काढ़ा बना के कोष्ठ न करके फिर इसका ऊपर से धारा गिराया जाए, तो गुद भ्रंश में बहुत अच्छा फायदा करता है। इन्फ्लेमेशन को ठीक करके इतना सुखा देता है कि फिर बाद में जो बाहर आया है गुद, वो अंदर डाल के फिर हम लोग सिल के, मतलब सुचरिंग करके उसको ठीक से बैठा सकते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा काम करता है। एंटी इंफ्लेमेटरी इसका गुणधर्म है। और दूसरा वेदना को भी शमन करता है, गुगुल के साथ मिल गया तो बहुत अच्छा काम करता है। फिर ये प्रवाहिका में उपयोगी है, प्रमेह में बहुत अच्छा उपयोगी है। उसी तरह से त्रिकटु डाला है, तो त्रिकटु आप लोगों को पता है कि ये थोड़ा ना, बबूल जो है यह पचने में गुरु है, और शीत है और रुक्ष है। तो अब बबूल दिया जा रहा है तो पचने में वो डिफिकल्ट ना हो, इसलिए त्रिकटु डाला है, शुंठ मरीच पिपली डाला है कि अग्नि को प्रदीप्त करेगा और इसको बबूल को अच्छे से पच के असिमुलेट, मतलब अच्छे से पच के फिर बॉडी को वो एब्जॉर्ब हो जाए, एसिमुलेट हो जाए, एब्सॉर्प्शन हो जाए, और फिर उसका गुणधर्म हो, इसलिए इसको प्रयोग किया जाता है कि इससे साइड इफेक्ट ना हो। दूसरा इसमें त्रिफला डाला है, तो त्रिफला आप लोगों को पता है कि एंटी इंफ्लेमेटरी रहता है, और वह शोथ को दूर करता है, क्लेद को दूर करता है, रक्त पे उसका काम रहता है त्रिफला का। आम्लकी है तो रक्त पित्त पे बहुत अच्छा काम करता है, रक्त का शमन करता है, त्रिदोषज्ञ है, इसलिए ना त्रिफला का प्रयोग किया जाता है। तो त्रिफला, त्रिकटु, बबूल और गुगुल, ये सारे द्रव्य डाले हैं, तो इस तरह से ये आभा गुगुल बनता है। अब शतशीर्ण चिकित्सा हम लोग देखेंगे, तो शतशीर्ण के बारे में जो चरक संहिता में 11th नंबर का जो चैप्टर है उसमें शतशीर्ण, मतलब उरा में शत हो जाता है, उसके बहुत सारे हेतु बताएं और संप्राप्ति देखेंगे, और उसमें आभा गूगल का प्रयोग करके देखिए बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इसमें ऐसा बता रहे हैं कि शत जो होता है वो उर में भी होता है, पूरे बॉडी में भी हो सकता है। उस जमाने में ऐसा बताया गया है। श्लोक नंबर 4, 11वां चैप्टर चरक संहिता का। धनुषास्य तो अत्यर्थम भार मुद्वह तो गुरुम पततो विष्मोच्चेभ्यो बलिभिः सह युध्यता वृषम हयम व धावन्तः धावन्तं दम्यम मान्यम निगृह्णता शिलाकाष्ठाश्म निर्घातान् क्षिप्तो निगनतः परान् अध्यायनस्य वात्युच्चैर्दूरं वा व्रजतो द्रुतं महानदीं वा तरतो हैर्वा सह धावता सहसो पततो दूरं तोरणं चाति प्रनृत्यतः तथा अन्ये कर्मभिः क्रूरे भृशम् अभ्याहतस्य च वीक्षते वशसि व्याधिः बलवान् समुदीर्यते
त्रिषु चाति प्रसक्तस्य वृक्षाल्प प्रमिताशिनः। इसका मतलब यह है, इसी से पैरेलल आज के जमाने में भी लोग अगर अति साहस कर रहे हैं तो इंटरनल इंजरी हो सकती है। इसी के पैरेलल आप लोग को समझना चाहिए। तो पहले के जमाने में अगर धनुष की डोरी जो है, धनुष इतना बड़ा है, उसमें डोरी लगा के प्रत्यंचा लगा रहे हैं, तो और अपना बल, अधिक बल लगा के लगा रहे हैं, और वो धनुष भी बहुत ज्यादा मजबूत है, तो फिर ना उर में क्षत हो जाता है। ज्यादा आयास करने से ये मसल जो है ना अंदर ही अंदर टेयर हो जाता है। उसी तरह से भारी वजन को उठाना, भारी वजन को उठाने से क्या होता है, अंदर ही अंदर ना ये कट जाता है, छिल जाता है, और कभी कभी ना हर्निएशन भी हो जाता है। मतलब हर्निया के आप लोगों को पता है, हियाटस हर्निया, इंग्वाइनल हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, वो ज्यादा वजन उठाने की वजह से होता है। अपना पेरिटोनियम लेयर है ना वो फट जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन बाहर आके वहां पर इंफ्लेमेटरी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। इसी तरह से उर में भी क्षत हो जाता है। तो क्षत और क्षीण ऐसा कंडीशन आ जाता है कि धातुओं का क्षय होने लगता है और क्षत हो जाता है, इंजुरी हो जाती है। तो भारी वजन को उठाने से होता है। फिर विषम और ऊंचे स्थानों से गिरना, अगर कोई पहाड़ पे जा रहा है और गिर गया, या फिर कोई तेज वाहन से जा रहा है। मुंबई में तो बहुत सारे हादसे होते हैं कि लोग ना लोकल ट्रेन में जाते हैं और इतना खचाखच ट्रेन भरा रहता है लोकल ट्रेन, और रुकता भी है तो मुश्किल से 1 या 2 मिनट तक ही रुकता है। 60 सेकंड या 120 सेकंड तक ही लोकल रुकता है, और इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है, तो लोग गिर जाते हैं। लोकल से चलते चलते ही एक्सीडेंट हो जाता है। तो उसमें भी शतक्षीण के बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं। उसी तरह से अपने से बलवान व्यक्ति के साथ युद्ध करना, मतलब जो इंसान कमजोर है लेकिन बलवान के साथ युद्ध कर रहे हैं। उसी तरह से दौड़ते हुए बैल को या घोड़े को अगर उसको रोक रहे हैं, तो स्पेन में आप लोगों को पता है कि बुल फाइटिंग होती है। वहां पर ना लाल कपड़ा दिखाया जाता है बुल को, जो बैल होता है सांड, उसको दिखाया जाता है, और वो फाइटिंग करने के लिए आता है। तो उसको रोकना या शेर को रोकना, तो उससे क्या होता है, अंदर बहुत ज्यादा ताकत लगती है। अब बैल और मनुष्य, इसमें तो ताकत का फर्क है ही। बैल को बुद्धि नहीं है, बैल बैल होता है। मनुष्य को बुद्धि है, तो अपना युक्ति पूर्वक करना चाहिए। अगर बल नहीं है तो युद्ध करने ना जाए, नहीं तो इंटरनल इंजरी हो जाती है। उसी तरह से ऊपर दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकना, बड़े बड़े पत्थर फेंकना, और उससे चोट लगना, और खुद को भी इंजरी होती है, सामने वाले को होगा कि नहीं होगा उसकी गारंटी नहीं। तो ज्यादा वजन वाला पत्थर उठाएंगे, अंदर ही अंदर छिल जाता है, कट जाता है, और इंजरी हो जाती है। उसी तरह से लकड़ी या पत्थर जोर जोर से फेंकना, फिर ऊंचे स्थान पर जाना, और शीघ्र चलने वाले सवारी के ऊपर मतलब उसमें यात्रा करना, उसके वजह से भी क्षत हो जाता है। जैसे लोकल ट्रेन में लोग कैसे स्टंट बाजी करते हैं, स्टंट करते हैं, और वहां पर अगर चोट लग गया या कुछ हो गया तो इंटरनल इंजरी हो जाती है। उसी तरह से नदी बहुत जो बड़ी बड़ी है, वो नदी का प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन नदी को क्रॉस करना। अब जो वीर सावरकर जी थे, वह काला पानी की सजा काट रहे थे अंडमान निकोबार में, तो वह ना पूरा समुद्र को तैर के और भारत में आए। तो उनकी प्रैक्टिस थी उतना स्विमिंग करने की, इतने हजारों किलोमीटर दूर तक स्विमिंग करके वो पहुंच गए। लेकिन जिसकी प्रैक्टिस नहीं और वो नदी को पार कर, और नदी का वेग बहुत तेज है, तो उसको भी उरशत हो जाता है। उसी तरह से बहुत समय तक नाचना, डांस करना, अपनी शक्ति नहीं है लेकिन कंटिन्यू डांस करना पड़ रहा है। उसी तरह से क्रूर कम करना, बहुत ज्यादा मैथुन करना, फिर रुक्ष आहार का बहुत ज्यादा सेवन करना, जैसे स्प्राउटेड चीजें बहुत खाना। रुक्षता बढ़ेगी, वायु का प्रकोप होगा, अंदर ही अंदर स्निग्धांश की कमी होगी, उसकी वजह से भी अंदर ही अंदर ना मसल्स ना फट जाते हैं बहुत सारे। जो भी वहां पे प्रोटेक्शन है ना म्यूकोजल लेयर का, वो भी फट जाता है, तो उससे इंजरी होती है। नपातुला, कम खाना खाना, ये सब का अगर अधिक सेवन किया जाए तो वक्षस्थल में क्षत हो जाता है, विशेष रूप से वक्षस्थल में। या फिर यही चीज पूरे सार्वदेहिक रूप से भी अगर किया जाए तो हड्डियों में भी क्षत हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है। आप लोग को पता है कि फ्रैक्चर के तो बहुत सारे हेतु हो सकते हैं, चलती हुई बाइक से गिर जाना, या टक्कर हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, तो ये सारे कंडीशन रहते हैं। तो इससे ना बलवान व्यक्ति को भी क्षतचिह्न उत्पन्न हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं कि जब यहाँ पर लंग्स के बारे, मतलब वक्ष के बारे में ही बताया है कि जब यह वक्ष में बहुत ज्यादा अभिघात हो जाता है, तो वक्ष जो रहता है वहां पे बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगती है, फुटने की तरह, टूटने की तरह पेन होने लगता है, बहुत ज्यादा पेन होने लगता है दोनों पार्श्वों में, साइड में भी और आगे पीछे सब जगह होने लगता है। अंग सूखने लगते हैं, हाथ पैर में कंपन होने लगता है, व्यक्ति का वीर्य कम हो जाता है, बल वर्ण ये सब कम होता है, रुचि चला जाता है, अग्निमंद हो जाता है, जठराग्निमंद होने से ज्वर आता है, फिर व्यथा, पेन होता है, मेंटल डिप्रेशन आता है, मनोदैन्य होता है, क्या करना है क्या नहीं ऐसा डिप्रेशन आता है, फिर अतिसार होता है, फिर उसके बाद में दुर्गंध युक्त तो बहुत ज्यादा कफ निकलते रहता है। बॉडी ने प्रोटेक्ट करती है कि उसको और ज्यादा इंजुरी ना हो, इसलिए कफ का प्रोडक्शन होता है, लेकिन रक्त इतना दूषित होता है कि जो कफ निकल रहे हैं
वहां पर, तो उसको भी दूषित कर देता है। तो वो काले रंग का, कभी दुर्गंधित, विकृत, पस युक्त, मतलब पुई युक्त ऐसा कफ निकलने लगता है। तो रोगी जो है बहुत ज्यादा दुर्बल हो जाता है और दुर्बलता और बढ़ जाती है। तो इस अवस्था में शुक्र और ओज का क्षय होने लगता है, और शुक्र का क्षय होने लगेगा तो वह मृत्यु तक भी लेके जाता है। ऐसे सारे कंडीशन हुए, या फिर फ्रैक्चर है तो उसमें आभा गुग्गुल का प्रयोग करिए दूध के साथ, तो वो जल्दी जल्दी हील कर देता है। उसमें अग्नि को ध्यान में रखना है, दीपन पाचन दवाइयां दे के, और तब आभा गुग्गुल का प्रयोग करना है। ऐसे आभा गुग्गुल में त्रिकटु डाला हुआ है, जो लोग दीपन पाचन नहीं कर रहे तो भी आभा गुग्गुल देंगे तो अग्निमांद्य नहीं होगा। लेकिन इससे अच्छा है कि साथ में दीपन पाचन द्रव्य भी दिया जाए, और पेशेंट को ना पुयोत्पत्ति ना हो। पुयोत्पत्ति के बारे में मैं कल परसों बताऊंगा कि क्या क्या परहेज पालना चाहिए, उससे ना पुयोत्पत्ति नहीं होती है। पोयत का मैं 1 मिनट बताता हूँ आप लोगों को। एक ना परहेज रहता है जो हमारे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर बताते हैं ज्यादातर। तो अगर वो पोयत मतलब कहीं पर भी इंफ्लेमेटरी आप लोग के पास पेशेंट आ रहे हैं, तो कुछ कुछ नियम बताए हैं सुश्रुत में और चरक में, द्विवर्णीय में बता रहा हूँ ना, उसमें भी मैं बहुत सारे कुछ नियम बताए हैं। अगर वो फॉलो किया जाए ना तो जख्म ना जल्दी से जल्दी भर जाता है। तो आभा गुगुल के साथ भी इसका प्रयोग करना चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ इसमें क्या लिखा है कि अभी आज के परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ नियम बता रहा हूँ जिसको आप लोग भी कर सकते हैं, और यह मैं आप लोग को शेयर भी कर दूंगा। तो इसमें बता रहे हैं कि क्या क्या चीज नहीं खाना है। तो बेकरी से बनाए हुए चीजें नहीं खानी है, जैसे ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, टोस्ट हो गया, यह सब नहीं खाना है। पेशेंट को मना करना है। बेकरी आइटम से पुयत मतलब जो पस फॉर्मेशन हो रहा है वह जल्दी ठीक नहीं होता है। उसी तरह से दही नहीं खाने को बोलना है। फिर जो पोहे रहता है, चूड़ा रहता है, वह नहीं खाने को बोलना है। चावल खाने से मना करना है। चावल से बने पदार्थ पूरी तरह से, इडली डोसा वगैरह सब बंद करना है। फिर मूंगफली नहीं खाना है, मतलब जो शेंगदाना बोलते हैं। आलू बैगन नहीं खाना है। सारे अंकुरित धान्य जो जैसे स्प्राउटेड चीजें रहते हैं ना, चना और मटकी और ये मूंग और दालें जो स्प्राउटेड हैं, वो सब द्विदल या एक दल जो स्प्राउटेड चीजें हैं पूरी तरह से बंद करना है। फिर पापड़ बंद करना है, दूध बंद करना है, दूध से बने हुए पदार्थ बंद करना है, पनीर बंद करना है। अभी क्या है ना कि कोविड के पेशेंट को ना एलोपैथी के डॉक्टर्स यही सब खिलाते हैं कि हाई प्रोटीन हाई प्रोटीन, उससे ना और पेशेंट मर रहे हैं, क्योंकि ये सारे अंकुरित धान्य, पनीर, ये सब नुकसान देता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जमदग्नि सर नहीं बोल रहे हैं, यह सुश्रुताचार्य ने बोला है। ये सब मना करना है। फिर पनीर नहीं खाने को बोलना है। खोया जो रहता है, खवा जो मराठी में बोलते हैं, मावा, उससे बने हुए पदार्थ नहीं खाना है। मिठाइयाँ नहीं खाना है। बाहर का नमकीन नहीं खाना है। फर्मेंटेड फूड आइटम नहीं खाना है। इडली डोसा, ब्रेड, ढोकला, उत्तपम, पिज्ज़ा, सॉस, टोमेटो सॉस, हर तरह की सॉस बंद करना है। जैम, जेली, नूडल्स, ये सब नहीं खाना है। बासी खाना नहीं खाना है। रात का बचा हुआ खाना सुबह नहीं खाना है। नमक कम खाना है। तो फिर नमक जो है अभिसंधि है, वो जल्दी हील नहीं करने देता। हरी सब्जी नहीं खाना है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल पूरी तरह से बंद करना है। तिल नहीं खाना है, हरी मिर्च नहीं खाना है, तले हुए पदार्थ नहीं खाना है। आप बोलेंगे क्या खाना है, वो भी मैं बता रहा हूँ। सब मांसाहार बंद करना है। हर तरह के नॉनवेज बंद करना है, क्योंकि वो अग्नि मान्यता करता है। फिर बूस्ट, बॉर्नविटा, आइसक्रीम, फ्रूट सैलेड, सारे फ्रूट्स को काट के, अब सबके अलग अलग विपाक रहते हैं, रस अलग रहता है, प्रभाव अलग रहता है, रस वीर्य विपाक सब अलग रहते हैं। मिक्स फ्रूट सैलेड मिक्स करके नहीं खाना है। आप लोग जाएंगे ना एयरपोर्ट में, तो वहां पर भी ऐसे ही सर्व किया जाता है। या एरोप्लेन में भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो, मैं एक बार किंगफिशर में जाता था, मतलब पहले जब दिल्ली वगैरह जाता था, वहां पे ना इतना मिक्स फ्रूट सैलेड देते थे ना, तो मैं मना करता था। सैलेड भी देते थे और ड्रिंक भी मिलता था। मैं तो वो नहीं पीता था, लेकिन मैं बता रहा हूँ, और मिक्स फ्रूट्स भी मिलता था। तो ना ये खाने को कंपलसरी देते थे कि आपको खाना है। और ना जैसे लंच भी देते थे, ब्रेकफास्ट भी देते थे। एक पेन देते थे रेड कलर का, उसमें किंगफिशर का वो रहता था, और डायरी भी देते थे। अब किंगफिशर तो बंद हो गया विजय माल्या की वजह से, विजय माल्या ने घोटाला किया। तो ये जो है ना मिक्स फ्रूट सैलेड, यह पूरी तरह से बंद करना चाहिए। फ्रूट का सैलेड बहुत खतरनाक होता है। साबुदाना नहीं खाना चाहिए। फिर शकरकंद, सिंघाड़ा, बर्गर, टोस्ट, सैंडविच, इमली, नींबू, टोमेटो, केला, चिक्कू, अमरूद, सीताफल, बहुत पानी पीना, ये बंद करना है। बहुत ठंडे पदार्थ नहीं खाना है। फिर पान, गुटखा, स्मोकिंग नहीं करना है। शराब नहीं पीना है। तंबाकू, गुटखा नहीं खाना है। और दिन में सोना नहीं है, रात को जागना नहीं है। जल्दी सो जाना है, जल्दी उठना है, और दिन में बिल्कुल नहीं सोना है। फिर खाना खाने के बाद नहाना नहीं है। फिर धूप से आके पानी नहीं पीना है। धूप से आने के बाद थोड़ा देर रुक जाना है, आधा एक घंटे के बाद फिर पानी पीना है। बहुत जोर से बोलना नहीं है। गुस्सा नहीं करना है। टीवी देखकर खाना खाना दम बंद करना है। बोलते समय खाना नहीं है। इसीलिए चरक संहिता में बताया कि तन मना भुंजित, मन लगा के खाना खाइए, खाने पे ध्यान दीजिए, इधर उधर नहीं सोचना है।
जो लोग टीवी देख रहे हैं और वहां पे कोई सैड सीन हो रहा है, कोई मारकाट हो रही है, वैसे वैसे ना बॉडी में ना एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, और उसके साथ में हम खाना खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे। और ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट में आता है, तुरंत नहीं आता। फिर बोलते समय खाना नहीं खाना है, एक बार खा लीजिए फिर बोलिए, या बोल लीजिए फिर खाइए। उसके बाद में बाथरूम में पेपर पढ़ना ये बंद करना है। लोग क्या करते हैं, कोमोड में बैठे रहते हैं, 2-2 घंटा तक उसमें ही रहते हैं और पेपर पढ़ते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, चैटिंग करते हैं, गेम खेलते हैं। ये सब पूरी तरह से बंद करना है। वॉशरूम में जाइए, आप 5 मिनट में निकलिए बाहर, उसी में बैठ के पेपर पढ़ना ये सब बंद करिए। और क्या खाना है, तो गेहूं की रोटी खाना है, जवार भाकरी की रोटी, परवल खाना है, शिमला मिर्ची, फिर कैप्सिकम जो बोलते हैं वो खाना है, भिंडी खाना है, कद्दू खाना है, गोभी, फूल गोभी, तोरी, तोरई जो रहता है, फिर गर्म करके ठंडा किया हुआ पानी पीना है। समय पे खाना है, जब खाना पच नहीं रहा तब नहीं खाना खाना है, भूख लगे तभी खाना खाना है। समय पे खाना मतलब जब भूख लगी है, अग्नि बहुत ज्यादा संदूषित हो गई है, तभी खाना खाना है। फिर पानी पीना है, सुबह उठ के सबसे पहले शौच करना है, मतलब कोशिश करना है कि वो प्रेशर अपने आप है, जोर लगाना नहीं है, वेगान न धारित न उदीर, जबरदस्ती जोर नहीं लगाना है। जोर लगाने से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मतलब हो सके ना तो शुक्र धातु शरीर में रहे, तभी वो जल्दी जल्दी हील होता है। सुबह का नाश्ता जो है ना, वह हो सके तो व्रण अगर हुआ है कि जैसे फ्रैक्चर हुआ है या किसी ना किसी तरह से इंजरी हुई है, तो उसमें अगर जल्दी चाहते हैं कि जल्दी हील हो, तो केवल सुबह चावल का माड़ पिए या मूंग का दाल का पानी पिए। तो मूंग के दाल में रिसर्च हुआ है, काश्यप संहिता में भी यूज के बारे में बताया कि उसमें ना जल्दी जल्दी हील करने की कैपेसिटी होती है। तो मूंग के दाल का पानी पिए या चावल का माड़ पिए। दोपहर में 12 बजे तक खाना खा लेना है, उसके बाद में 12 बजे क्रॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि चावल का पानी पीते हैं ना, माड़ का पानी, तो तुरंत ही अग्नि को प्रदीप्त कर देता है। वो ऐसा ईंधन होता है जो अग्नि को बढ़ा देता है। तो भूख लग जाती है तो 12 बजे तक खा लेना है। शाम को 7 बजे के पहले खा लेना है, उसके बाद नहीं खाना है 7 बजे के बाद। फिर बासी खाना नहीं खाना है, मसाले वाला नहीं खाना है। दूध के पदार्थ जैसे लस्सी हो गया, दही हो गया, दूध हो गया, या बिल्कुल भी नहीं खाना है। और जो परहेज बताए ना वह सब पालन अगर करते हैं, तो जो भी व्रण होता है या फ्रैक्चर होता है वो जल्दी जल्दी हील हो जाता है। आभा गूगल आप लोग प्रयोग करिए प्रैक्टिस में, और मुझे भी बताइएगा कि कैसा उपयोग हुआ, कैसा फायदा हुआ। अब मैं आप लोगों को नमस्ते प्रणाम कर देता हूँ। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रतीक जी बोल रहे हैं कि मेरे महान गुरु जी को प्रणाम। आपको भी प्रणाम। डॉक्टर सोनम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक मिनट, ये हैंग हो रहा है थोड़ा, ये हैंग हो रहा है, पता नहीं क्यों, आज क्या हो रहा है। डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वस्ति दुबे जी नमस्ते प्रणाम आपको। अतीक रहमान जी बोल रहे हैं कि आई अप्रिशिएट योर वर्क, लव योर लॉट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू, थैंक यू। आप इसी तरह से हमें गुड विशेष और ब्लेसिंग्स देते रहिए और हमें आगे बढ़ने का प्रेरणा देते रहिए। डॉक्टर स्वस्ति दुबे जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर हरजीत सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुप्रीता जी नमस्ते प्रणाम आपको। कोई छूट ना जाए, मैं सभी को नमस्ते प्रणाम बोल दूं। फिर प्रियदर्शनी शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रोमा गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर ज्योति बाला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्रुति निगम जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर इसमें ना आभा गूगल में इतना ज़्यादा कंटेंट्स है ही नहीं कि मैं विस्तार से बता सकूं, लेकिन ये एक्सीडेंटल केसेस में जहां बोन फ्रैक्चर है या मसल्स में इंजरी है, मसल्स में टेयर। डॉक्टर कीर्ति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मिनल गुप्ता जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रितु जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वर्षा जी बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट के टाइम पे व्रण और पुयत्ति में दे सकते हैं, 100% दे सकते हैं। एकेटी भी दीजिए, अमृता गूगल, कैशोर गूगल, तिला गूगल। लेकिन आभा गूगल जो है ना वह जल्दी जल्दी संधान करता है, हीलिंग जल्दी करता है। डॉक्टर मनोज जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर दीप्ति जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि सर जी कई वैद्य इसका बाह्य प्रयोग भी करते हैं, बाह्य प्रयोग के लिए घृत घोट कर लेप देने से ठीक हो जाता है। मैंने भी इसका अनुभव किया। आप जो बोल रहे हैं ना वह मैंने देखा है,
यहाँ पे पुणे में ना बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं जहाँ पर आयुर्वेद के मेथड से ना वो लेप लगा के फिर ये सब करके ना आयुर्वेद के मेथड से किया जाता है सारा चिकित्सा। तो वहाँ पर मैंने लेप के रूप में देखा है, इसका लेप बाहर रूप से लगाते हैं तो बहुत अच्छा फायदा करता है। डॉक्टर प्रियंका जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मंगला जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर राहुल शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर स्वर्णा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर रेखा वर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अजय मौर्य जी नमस्ते प्रणाम आपको। आप लोग प्रश्न पूछिए ना कृपया। डॉक्टर सत्यवान जी बोल रहे हैं कि एक वैद्य को मैंने देखा है कि रुई और गुड़ के साथ आभा गुगुल कूट कर लेप लगा दिया, संधिवात में प्रयोग करते हुए जो कई रोगियों को ठीक किया गया है। आपने जो बोला वो 100% सही है। मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ। क्या हुआ कि आजकल कैसा है कि सीमेंट आ गया है, सीमेंट से पुल बनाते हैं, सीमेंट और उसमें वो बजरी वगैरह डाल के और फिर पुल बनाते हैं, बड़े बड़े पत्थर। और मेट्रो में भी आप लोगों ने देखा है, और घर की बिल्डिंग भी बनाते हैं तो सीमेंट देखेंगे ना तो चूना और गुड़ इसको मिक्स करके और फिर उसको संधान किया जाता था, मतलब पत्थर को जोड़ा जाता था, किलाओं को ऐसे ही बनाया जाता था। इतने मजबूत मजबूत किले हैं भारत में, आप लोग कहीं भी जाके देखिए, चूना और गुड़, इससे इतना अच्छा फायदा है। तो आपने जो बोला ना कि रुई और गुड़, वो गुड़ में इतनी अच्छी वो कैपेसिटी होती है ना कि वो जोड़ देता है। तो आपने जो बोला ना कि गुड़ और रुई के साथ आभा गुगुड़ कूट कर लेप लगाकर फिर प्रयोग किया है, ये सच बात है। ऐसा पहले के जमाने में होता था। प्लास्टर ऑफ पेरिस पहले नहीं होता था, और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी तो चूना से ही बना है ना। तो वो और उसमें कैल्शियम है, नेचुरल कैल्शियम। तो उसमें पहले के ज़माने में चूना लेके आते थे, प्लास्टर ऑफ पेरिस ही जैसा ही पहले वो लोग करते थे, लेकिन गुड़ मिला देते थे तो जल्दी से हील होता था। और बड़े बड़े जो घर वगैरह हैं, अब यहाँ पुणे में शनिवार वाड़ा है, शिवाजी महाराज का जो सिंहगढ़ किला है, फिर प्रतापगढ़ है, इतने बड़े बड़े किले हैं, इतने साल, इतने मतलब 100 100 साल हो गए, तभी भी इतने मजबूत से खड़े हैं। तो इसीलिए ना पहले के ज़माने में सीमेंट वगैरह नहीं होता था। और ना उस जमाने के जो किले हैं या अंग्रेजों ने जो बनाए हुए पुल हैं वो नहीं टूटते हैं। आजकल के ज़माने के जो पुल होते हैं वो टूट जाते हैं, मतलब सीमेंट में उतनी ताकत नहीं है। आजकल भ्रष्टाचार भी है, वो बात अलग है, लेकिन ना पहले के ज़माने में जो युक्ति लगाया जाता था, वो लोग ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे थे। ये सब अगर देखा जाए तो फ्रैक्चर, और पहले के ज़माने में क्या होता था कि युद्ध ज़्यादा करना पड़ता था। युद्ध में कोई भी सैनिक वगैरह जाते थे तो उनको फ्रैक्चर वगैरह बहुत ज़्यादा लगता था। तो ये सब जड़ी बूटियों से ही उनका पूरा, ऑर्थोपेडिक सर्जन तो सारे आयुर्वेदिक ही होते थे, तो वो लोग जल्दी से जल्दी उनको हील कर देते थे। डॉक्टर राहुल शर्मा जी बोल रहे हैं कि सर जी आपसे निवेदन है कि मुझे आयुर्वेदिक क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए कोई स्पेसिफिक प्रूफ के नाम बताने की कृपा करें जो एक अच्छे चिकित्सक के लिए आवश्यक है, क्योंकि आयुर्वेद में ग्रंथों को भंडार है, सभी को स्टडी करना मुश्किल है, प्लीज़ सर। अच्छा, ऐसा मुश्किल है? कुछ मुश्किल नहीं है। आपको पूरा ग्रंथ चरक सुश्रुत वाग्भट, फिर काय चिकित्सा, और जो अपने सिलेबस में किताबें वो पढ़िए पहले। सिलेबस का पढ़ने के बाद फिर वाग्भट संहिता पढ़िए। और आप बोलेंगे मुश्किल है, तो फिर आप बढ़ेंगे कैसे आगे? आपको तो पढ़ना ही चाहिए। मेरा सुबह चरक का लेक्चर होता है, फिर अष्टांग हृदय का होता है, फिर उसके बाद में 4 बजे योग का होता है, रात को क्लिनिकल स्टडी और सेशन होता है। तो उसमें अगर आप पढ़ेंगे नहीं और पढ़ाई से भागेंगे तो आपको असली ज्ञान मिलेगा ही नहीं। सब पढ़ना जरूरी है आपको। डॉक्टर निधि अरोरा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर खुशबू जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आशा जी बोल रही हैं कि इट इज़ यूजफुल इन फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, बराबर, आपने बहुत सही बोला। डॉक्टर दिनेश पटेल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियंका जी बहुत बढ़िया चीज़ बोल रही हैं, सर आभा गूगल और लाक्षा गूगल का फ्रैक्चर में यूज़ करने के लिए कैसा विचार करेंगे, दोनों का कार्यविधि में डिफरेंस क्या है? अब लाक्षा गूगल जो है उसमें नेचुरल कैल्शियम रहता है, तो और लाक्षा से बनता है, वो लाक्षा के गोंद से बनता है, वो भी संधान करता है। और आभा गुगुल बबूल के छाल से बनता है, दोनों संधान करता है। तो दोनों का प्रयोग करिए ना, दोनों को साथ में भी देते हैं लोग, तो अलग अलग भी देते हैं। संधान करने के लिए बहुत अच्छा है, दोनों दवाइयाँ अच्छी हैं, तो आप दोनों को साथ में कर सकते हैं। फिर कार्यविधि में डिफरेंस पूछ रही हैं, कार्यविधि में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का कार्य वही रहता है। अब जैसे आप बोलेंगे कि मतलब अगर किसी से कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन तो नहीं हो सकता है।
आभा गुगुल है, लाक्षा गुगुल है। अब कितने देर में संधान करता है, फ्रैक्चर करता है, इसका तो हम लोग नहीं बोल सकते ना, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस में दोनों का यूज साथ में भी किया है, अलग अलग भी किया है, तो मुझे हर तरह से फायदा होता है। तो इसलिए दोनों बहुत अच्छा है, कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बहुत स्ट्रांग है, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। डॉक्टर चेतन जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर कार्तिक जी गुड आफ्टरनून आपको भी। डॉक्टर विजय सैनी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर आर एन चौरसिया जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नंद किशोर शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। विजय सैनी जी बोल रहे हैं कि आ, आभा गूगल लाक्षादी गूगल का यूज कहाँ कहाँ होता है। लाक्षा गूगल का भी वही प्रयोग होता है। लाक्षा गूगल जो है, अब अच्छा मुझे याद आया, लाक्षा गूगल आभा गूगल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। आभा गूगल स्पेसिफिक ना फ्रैक्चर में यूज होता है, जहां इंजरी हो गई है वहां पर आभा गूगल का प्रयोग होता है। लाक्षा गूगल जो होता है ना, वो अपने टेंडन्स और लिगामेंट्स को बल प्रदान करता है, और उसमें नेचुरल कैल्शियम होता है। फॉर एग्जाम्पल, लाक्षा गुगुल हम कब देते हैं, जैसे हाइट बढ़ाना हो तो उसमें हम लाक्षादी गुगुल देते हैं। जैसे किसी का ना हाइट कम है, 24 साल के एज के पहले हम लाक्षा गुगुल देते हैं। चंद्रशूर को 1 किलो का 30 भाग करके और उसको खाने के लिए देते हैं, दूध पिलाते हैं, तो ऑस्टियोजेनेसिस होता है लाक्षादी गुगुल से। ऑस्टियोजेनेसिस होता है तो हाइट बढ़ जाती है, 3-4 महीना अगर किया तो हाइट बढ़ जाती है। उसका मैं कभी एक लेक्चर लूंगा तो बताऊंगा। दूसरा है कि डीएनएस है, डेविएटेड नेजल सेप्टम। नेजल सेप्टम डेविएटेड है, तो उसमें ना इसको ताकत देना है, जो सेप्टम है उसको ताकत देना है, तो लाक्षा गुगुल का प्रयोग किया जाता है। उसमें आभा गुगुल काम नहीं करेगा। आभा गुगुल संधान को करता है, मतलब फ्रैक्चर को जोड़ने में ज्यादा फायदा करता है। लाक्षा गुगुल जो है ना, वो लिगामेंट्स और टेंडन्स उनको ताकत देता है, डीएनएस में काम करेगा। उसी तरह जो छोटे बच्चे रहते हैं उसमें फोरामेन ओवल रहता है, मतलब आप लोगों को पता है कि ऐसे बोलते हैं कि दिल में छेद है, हार्ट में छेद है, क्योंकि क्या होता है, आर्टरी लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट आर्ट्रियम में जो ब्लड जा रहा है, एक में ऑक्सीजनेटेड एक में डिसऑक्सीजनेटेड, ऐसा ब्लड जा रहा है। जब माता के पेट में रहता है बच्चा तो फीटल सर्कुलेशन में वो ओपनिंग खुला रहता है। जब जन्म ले लेते हैं तो सब लोगों का वो अपने आप बन जाता है। तो उसमें जब कुछ कुछ लोगों का नहीं बंद हो पाता, तो बंद नहीं हो पाता है, तो एलोपैथी में चेन्नई में एक हॉस्पिटल है, वहां पर ऑपरेशन किया जाता है। जो दिल में सुराख होना, दिल में छेद होना, ऐसा फोरामेन ओवेल जो बंद नहीं होता है, उसमें अगर लाक्षादी गुगुल दे दिया जाए तो ना, क्योंकि नेचुरल कैल्शियम है उसमें, और वह ब्लड में जाएगा और जल्दी जल्दी ना फोरामेन ओवेल को बंद कर देगा, हील कर देगा। ऐसा बहुत प्रयोग में देखा गया है कि फायदा हो जाता है, विदाउट ऑपरेशन भी वो फोरामेन ओवेल बंद हो जाता है। तो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साइड आता है, डीऑक्सीजनेटेड एक साइड जाता है। तो इसमें इसका प्रयोग करते हैं। जहां पर भी लिगामेंट्स और टेंडन्स पे काम करना है और उनको मजबूत करना है तो लाक्षादी गुगुल का प्रयोग करते हैं। या बोन्स पे काम करना है, अब आभा गुगुल है वो संधान करेगा, बोन्स पे उतना काम नहीं करेगा, क्योंकि इसमें केवल बबूल है। लाक्षादी गुगुल जो है ना, इसमें लाक्षा भी है और आदि आदि चीजें हैं, वह सब ऐसे डिजाइन किए गए, मैं उस पर एक लेक्चर लूंगा। लाक्षादी गुगुल पे ऐसी मेडिसिन है जो बोन्स को क्योंकि उसमें नेचुरल कैल्शियम भी है, तो बोन्स को ताकत दे देती है, बोन्स को मजबूत कर देती है। जिसको मल्टीपल फ्रैक्चर हो रहे हैं, दांत जो है वह बहुत ज्यादा क्रैक हो रहे हैं, उसको लाक्षादी गुगुल देते हैं। और मैंने बताया कि हाइट बढ़ाने के लिए लाक्षादी गुगुल का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से लाक्षादी तेल भी आता है, उसका प्रयोग करते हैं। उसी तरह से शत ऋण की चिकित्सा में आभा गुगुल के बारे में नहीं बताया, उसमें लाक्षा घृत बताया, और फिर लाक्षा मधु के साथ देने के लिए बोला है, लाक्षा रस बताया है। तो लाक्षा जो है ना वो बोन्स को मजबूत करता है, अंदर ही अंदर ना जो जैसे रिप्स वगैरह है उनको ताकत दे देता है, लिगामेंट्स और टेंडन्स को ताकत दे देता है। आभा गुगुल केवल चिपकाने के लिए, संधान करने के लिए उपयोगी रहता है, इसलिए इसका। और हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस में, दोनों को साथ में दे देते हैं, जहां संधान भी करना है और मजबूत भी करना है, तो इसलिए साथ में दे देते हैं। डॉक्टर खुशबू जी बोल रही है कि हर्निया में यूज कर सकते हैं। अब हर्निया में कैसे होता है कि पेरिटोनियम लेयर को फाड़ के बाहर आ गया है, तो पेरिटोनियम लेयर पे ये काम नहीं करता है ना आभा गुगुल। और पेरिटोनियम लेयर कैसे, जैसे पॉलीथीन की पिशवी रहती है, थैली रहती है, उस तरह से रहता है, उसमें तो सर्जरी ही करना पड़ता है। और ये चरक संहिता में भी बताया, सुश्रुत में भी बताया कि हर्निया में जो ठीक नहीं हो रहा है वहां पे धन्वंतरिणाम अधिकार, धन्वंतरी संप्रदाय के लोग के पास भेज देना चाहिए। और वो लोग क्या करते हैं, मैश लगा देते हैं, एक जाली टेप लगा देते हैं, और फिर ना उसको सिल देते हैं ताकि वो हर्निएशन बाहर ना आ जाए। इसलिए ना हर्निया में इसका प्रयोग उतना इफेक्टिव नहीं देखा गया है। जो चीज नहीं देखा गया उसको अतिशोक्ति में क्यों बताऊं। डॉक्टर चेतन जी बहुत बढ़िया प्रश्न पूछ रहे हैं। मेरी मदर को
लीजिए, फिर तैल धारक रहिए, फिर आभा गुगुल, लाक्षादी गुगुल, नरसिंह रसायन, गुगुल तिक्तकृतम, और फिर जानू बस्ती। जो लिगामेंटल फ्रैक्चर है वहां पे कौन सी मेडिसिन काम करती है, उसको उस हिसाब से ड्रग सेलेक्ट करके तब करेंगे। अब आप लिगामेंटल फ्रैक्चर बोल रहे हैं, लेकिन कौन सा लिगामेंट, कहाँ का लिगामेंट? लिगामेंट्स तो बॉडी में बहुत जगह है। तो आप मुझे अच्छा से बताएंगे तो मैं और अच्छे से बता पाऊंगा। डॉक्टर उमा रानी महान काली जी बोल रहे हैं, आपको पहले तो नमस्ते। आपका नाम ही है महान काली, तो काली माता का ध्यान आ जाता है, तो मुझे बहुत डर लगता है। ये बोल रहे हैं अपत्य टू प्रिवेंट पस इज इक्वल टू वात्रक्त अपत्य है। जी बराबर है ये, लेकिन व्रणितोपासनीय अध्याय है सुश्रुत संहिता का, उससे निकाला गया है और थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है मॉडर्न जो खाना पीना है उसके हिसाब से। या द्विव्रणीय चिकित्सा जो है ना चरक संहिता का, उसमें उससे भी लिया गया है। डॉक्टर विवेकानंद जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर सत्यभान जी बोल रहे हैं कि सर जी आज एक रोगी आया था जिसका मधुमेह बहुत बड़ा हुआ है, फास्टिंग 270 है। जब उसका हेतु निकाला तो पीछे वर्ष लॉकडाउन के में दिन रात सोते रहने से, नींद में मद्यपान करने से उसका मधुमेह बढ़ा है। उसका चिकित्सा किस रीति से करें, मार्गदर्शन करिए। अब देखिए वो दिन रात सोते रहता था तो शरीर में क्लेद बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपने जो हेतु बताया उसी में तो चिकित्सा बताया, उसी में चिकित्सा समाहित है। तो आपको क्या करना है कि उनको कम सोने के लिए बोलना है, दिन में सोना नहीं है, मद्यपान बंद करना है, और फिर उनको ना वॉकिंग कराना है, फिजिकल वर्क ज्यादा कराना है। दवाइयाँ तो आप देते रहेंगे, लेकिन सुबह ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठे स्वस्थो रक्षार्थम आयुष्य, ब्राह्म मुहूर्त में उठने के लिए बोलना है उनको। और दिन में सोना बंद, और खाना भी ऐसा अभिसंधि नहीं होना चाहिए, अनभिसंधि खाना पीना दीजिए, डाइट चेंज कर दीजिए, तो अपने आप उनका क्लेद निकल जाएगा, और फिर जो संप्राप्ति हुई है वो ठीक हो जाएगा। और उसमें और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, वो तो मैं बताते रहता हूँ, तो आप सुनते रहिए और इंटरेक्टिव सेशन में मैं और बताऊंगा। डॉक्टर विपिन पांडे जी बोल रहे हैं आभा गुगुल को पोएम में किसके साथ देना है? पोएम में एकेटी है ना, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, उसके साथ दे दीजिए तो बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर नितिन बंसल जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर तबरेज अली जी सत्यवान जी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजना अग्रवाल जी बोल रहे हैं कि गूगल से साइड इफेक्ट होता है क्या? हाँ होता है ना। अगर गूगल के साथ में धूप में नहीं सेवन ज्यादा जाना है, धूप में नहीं करना है, अति मैथुन नहीं करना है, अति मद्य नहीं पीना है, अति क्रोध नहीं करना है, और ये सब अगर सेवन किया जाए, और मेन है ना अशुद्ध गूगल का प्रयोग अगर किया जाए तो बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे उल्टी आता है, जी मिचलाता है, रैशेस आते हैं। अशुद्ध गूगल का साइड इफेक्ट होता है, शुद्ध गूगल जो है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। और मात्रा के बहुत होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मेदोहर गूगल 10-10 गोली दे देते हैं डॉक्टर लोग। तो मेदोहर गूगल ज्यादा ले लेंगे ना तो उल्टी और नौशिया फीलिंग होने लगता है, चक्कर आने लगता है। और गूगल का ज्यादा सेवन करते हैं तो लेखन कार्य होने से वेट लॉस बहुत होता है। तो इसलिए ना रुक्षता ज्यादा ना बढ़े, इसलिए मात्रा और फिर शुद्धि अशुद्धि यह देखना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अनुप्रीता जी बोल रहे हैं वात कंटक में पैर में मोचाने में दे सकते हैं क्या? नहीं, इसमें ना तेल का अभ्यंग करना अच्छा रहता है। मूरी वेणा तेल, कोट्टम चुक्क्यादि तेल, उसका अगर हम लोग मालिश करेंगे, महानारायण तेल, महानारायण तेल लीजिए और उसमें लहसुन को कूट के और गर्म कर दीजिए, ब्राउनिश कलर का हो जाएगा तो उससे मालिश करिए, तो पैर में मोच चाहिए ना पूरी तरह से ठीक होगा। और फिर थोड़ा सा ना नाड़ी स्वेद दे दीजिए। अंजना अग्रवाल जी बोल रही हैं कि मेरी एक पेशेंट बोलती है कि उसे इचिंग होती है गूगल से, तो मत दीजिए ना। इचिंग गूगल से नहीं होती है, उनको इचिंग होने का कारण यह होगा कि वह मद्यपान कर रही होंगी, छुप छुप के शराब पी रही होंगी। आजकल की जो पेशेंट है ना वो मद्य पी सकती हैं, तो वो बियर या वोडका ऐसे पी रही होंगी, या क्रोध कर रही होंगी, अति वैवाह कर रही होंगी, ज़्यादा तेल मिर्ची मसाला खटाई खा रही होंगी। तो उनको ना वो निदान परिवर्जन करिए। अगर नहीं कर पा रही है तो गूगल कल्प बंद कर दीजिए, फिर रस कल्प है ना, या सादा चूर्ण कल्प है, या अवलेह कल्पना है, घृत कल्पना है, वह दे दीजिए। जो चीज़ से तकलीफ हो रही है, जो डाइट फॉलो नहीं कर सकते हैं, वो गूगल कल्पना ही बंद कर दीजिए। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। या आप गूगल जहां से लेते हैं वो देखिए कि वो शुद्ध है कि अशुद्ध है। आजकल कंपनी वाले जो रहते हैं ना वो किसी भी तरह से बना देते हैं, तो आप एक ही फार्मेसी का यूज कर रही हैं और उससे इचिंग हो रही है तो आप वो दवाई दीजिए मत, कहीं और से दवाई लेके दीजिए। डॉक्टर बलविंदर सिंह जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर राजकुमार जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर अंजना जी बोले गूगल से साइड इफेक्ट होता है क्या? अशुद्ध गूगल से साइड इफेक्ट होता है। मैंने 19 ईयर्स की प्रैक्टिस में देखा है कहीं साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, और मैं जो सर के पास 12 साल गया हूँ उसमें भी देखा है, तो वहाँ कभी साइड इफेक्ट नहीं देखा है मैंने। डॉक्टर राकेश जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज जी बोल रहे हैं कि सर बाह्य संधानम लेप में क्या यूज होगा? बाह्य संधानम में है ना जो लाक्षादिक गुल, ऊपर किसी ने बताया ना रुई गुड़
और उसके बाद में संधानीय गण जो बताया चरक सूत्र स्थान में, चौथा चैप्टर में संधानीय गण है, उसमें लाक्षा भी है, उसका लेप लगाया जाता था पहले के जमाने में। चूना और गुड़ और संधानीय गण मिक्स करके अगर लेप लगा दे तो वो जल्दी से हील कर देता है। डॉक्टर दिनेश कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर वैशाली जी बोल रहे हैं कि लाक्षादी गुगुल और आभा गुगुल में कैसे डिफरेंट यूज करें। तो जहां पर संधान कर्म करना है, फ्रैक्चर को जोड़ना है, मसल्स को जोड़ना है, लिगामेंटल टीयर में जोड़ना है, वहां आभा गुगुल करिए। जहां पर मसल्स में ताकत देनी है, बोन्स में ताकत देनी है, ऑस्टियोजेनेसिस करना है, हाइट बढ़ाना है, या फिर डीएनएस में या जो मैंने फोरामेन ओवल बोला वहां पर, जहां पर हमें नया चीज बनाने और स्ट्रेंथ देना है। स्नायु और कंडरा जो है रक्त के खर पाक से बनता है ऐसा बताते हैं, लेकिन वह किसका उपधातु है, तो अस्थि का ही उपधातु है ना। तो उपधातु है, और मल है तो केश और नख, ऐसा मल है। उपधातु किसका है, तो कुछ लोग मेद का उपधातु बोलते हैं, त्वचा और कंडरा, और कुछ लोग अस्थि का बोलते हैं। तो यहाँ पर ना कंडरा और स्नायु को अगर ताकत देनी है तो लाक्षादी गुगुल का प्रयोग करिए। डॉक्टर दीपा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अश्विनी जी बोल रहे हैं कि इंटरनल एब्सेस में क्या देना है। तो इंटरनल एब्सेस विद्रदी अगर हो गया है ना तो एकेटी दीजिए, अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल। और दूसरा क्या है कि एब्सेस को आमावस्था में है क्या, फिर पश्चिमानावस्था में क्या, पक्वावस्था में क्या, वह देखिए। और उस हिसाब से विद्रदी की चिकित्सा जो बताई है चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, सुश्रुत और वाग्भट में ज्यादा बताइए, वह देखिए और उस हिसाब से चिकित्सा करिए। लेकिन मैंने बताया सूक्ष्म त्रिफला बहुत अच्छा काम करता है एब्सेस में। और उसके बाद में वो अगर पक्वावस्था में तो पूरी तरह से अंदर से वो ड्रेन करके सारा कचरा निकाल दीजिए। और फिर उसमें अमृता गुगुल, कैशोर गुगुल, त्रिफला गुगुल, सूक्ष्म त्रिफला, गंधक रसायन, पंचतिक्तकृत गुगुल, ये सब देने से एब्सेस ठीक हो जाते हैं। रक्त मोक्षण भी करना पड़ता है। डॉक्टर गौरव जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर चेतन जी बोल रहे हैं कि लिगामेंटल फ्रैक्चर है। आपने शायद फिर से प्रश्न पूछा, आप मुझे व्हाट्सअप करिए तो मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कौन सा लिगामेंट्स का फ्रैक्चर है, वो मुझे अच्छे से बताइए। डॉक्टर विट्ठल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर मनोज जी बोल रहे हैं कि बंद इज ऑल्सो यूज फॉर हीलिंग बट नॉट इन एनी योग। वो तो सुश्रुत में बता दिया है कि इस तरह के बंद, चीन बंद, गोफणा बंद, ये सब बताया है। लेकिन वो तो बंद के टाइप बताए उन्होंने। लेकिन पहले के जमाने में केवल ऐसे ही तो ना ड्रेसिंग और बैंडेज कर देते थे, वहां पे कुछ लेप लगाया जाता था। तब ये लाक्षा, गुड़, रुई और ये सब का यूज किया जाता था। मैं आप लोग को रेफरेंसेस के साथ बता सकता हूँ कि सुश्रुत संहिता में बताया है संस्कृत में, हिंदी वाला नहीं, संस्कृत में बताया है कि उसमें लेप कल्पना बताइए, लेप, प्रदेह, प्रलेप, ये सब बताया है। और उसमें कौन कौन से मेडिसिन है उस पर मैं एक लेक्चर लूंगा, बताऊंगा। डॉक्टर आलोक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर तबरेज बोल रहे हैं कि डोज फॉर फोरामेन ओवेल इन चिल्ड्रन। तो इसमें एक एक चुटकी 125 mg, एक एक रत्ती सुबह शाम दूध के साथ देना है। दूध तो बच्चे पीते हैं। फोरामेन ओवेल में किसी किसी को 3 महीने में रिजल्ट है, किसी को 9 महीने में है, लेकिन 100% वो ठीक होता ही है। और हमें मालूम ही नहीं है कि आयुर्वेद में लाक्षादी गुगुल से होता है। आप लोग ने देखेंगे ना तो पूरे इंडिया में बहुत ही कम डॉक्टर, महाराष्ट्र के डॉक्टर को ही शायद मालूम है, और महाराष्ट्र में भी कुछ ही लोग को मालूम है। मतलब हमारा आयुर्वेद है और हमें ही नहीं मालूम है कि आयुर्वेद में इतना अच्छा दवाई है। डॉक्टर प्रियदर्शनी जी बोल रहे हैं कि मन्याशूल स्तंभ में, आशा शूल में भी इसका योग, हाँ होगा। ये गूगल कल्पना है तो वेदना शामक है, वेदना शामक है और शोथक है, तो इसका फायदा होता ही है ना। डॉक्टर मनोज जी बोल रहे हैं कि शशिकला रस, वृद्धिवादी वटिका, चंद्रबाबा इन हर्निया, इसका हम यूज एक स्टेज तक कर सकते हैं अगर हर्निया है तो। लेकिन अगर ज्यादा बढ़ गया तब तो सर्जरी ही करना पड़ेगा। वृद्धिवाटी वटिका ये सब इन्फ्लेमेशन ठीक करेगा, हर्निया तो ना ठीक कर देगा पूरा। इन्फ्लेमेशन और शोथ और वेदना इसको ही कम कर सकता है ना। चंद्रबाबा क्लेद निकालेगा, वृद्धिवाटी वटिका और शशिकला रस केवल एक स्टेज तक काम कर सकता है। डॉक्टर विपिन पांडे जी बोल रहे हैं कि ऑस्टियोआर्थराइटिस इन आभा गुगुल हाउ टू यूज। ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज्यादातर लाक्षा गुगुल ज्यादा काम करता है, आभा गुगुल संधान करता है फ्रैक्चर को जोड़ने के लिए। गुगुल कल्पना से आप अर्थराइटिस में दे सकते हैं, इंफ्लेमेटरी कंडीशन ठीक होगी। लेकिन इसमें ज्यादा अच्छा है कि आप आभा गुगुल साथ लाक्षाती गुगुल यूज करिए, या त्रयोदशांग गुगुल यूज करिए, बहुत अच्छा फायदा होगा। महायुगराज गुगुल यूज करिए। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संमिता नेगी जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुभाषिनी जी बोल रहे हैं कि ओल्ड एज में नी जॉइंट पेन में दे सकते हैं क्या, दीजिए ना, बहुत अच्छा फायदा होगा। डॉक्टर मनोज जी बोल रहे हैं कि गूगल का एक डिटेल क्लास, जी मैं लूंगा, मैं लूंगा। डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, नंबर मैं अपना नंबर दे रहा हूँ। डॉक्टर मनीषा यादव जी नमस्ते प्रणाम, प्रणाम आपको। डॉक्टर सुधीर शर्मा जी, नंबर मैं दे रहा हूँ, प्लीज प्लीज मत बोलिए, मैं दे ही रहा हूँ ना।
बंद है हरपिन फ्रैक्चर। मैं करूंगा, मैं शुद्ध का रेफरेंस लेके एक लेक्चर लूंगा। डॉक्टर सुधीर शर्मा जी नमस्ते, प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रियदर्शनी शर्मा जी बोल रहे हैं कि गूगल कल्प प्रेगनेंसी में सेफ है। अब क्या है कि सेफ है ना, जो लोग बोलते हैं नहीं सेफ है वो उनको पकड़ के लाइए और मुझे बताइए कि कहाँ लिखा है कि नहीं देना चाहिए। गूगल कल्पना तो दे सकते हैं ना प्रेगनेंसी में, ज़्यादा मात्रा में कोई अति सर्वत्र वर्जित। मैं अपना नंबर देता हूँ, आप लोग व्हाट्सअप करिएगा, मुझे अभी कॉल मत करिएगा, मेरे अभी पेशेंट आने वाले हैं। तो ना आप लोग बहुत अच्छे हैं, श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, और आप लोग ना बहुत अच्छा प्रैक्टिस करिए, हर कल्पों को पढ़िए, समझिए, सोचिए कि ये मेडिसिन क्यों देना है हमें। ऐसे ब्लाइंडली कोई भी फॉर्मुलेशन कोई भी पेशेंट को मत दीजिए। आप लोगों को लॉजिकल थिंकिंग करना आना चाहिए। सोचिए कि ये दवाई आरोग्यवर्धिनी क्यों दे रहे हैं, सूचेकर रस क्यों दे रहे हैं, आभा गुगुल क्यों दे रहे हैं, इसमें क्या रोल रहेगा। ऐसा सोच सोच के अगर दवाई देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। तो मैं अभी का लेक्चर बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, नमस्ते। हम लोग 8:30 बजे मिलेंगे, वहाँ आइए, फिर हम लोग इंटरेक्टिव सेशन करेंगे, केस स्टडी करेंगे। प्रणाम, नमस्ते।